आपने कोटा में रहे हो, कोटा में पढ़ाया है, बच्चों के जीतू भैया भी रहे हो आप, जब आपने कोटा फैक्ट्री देखा तो आपको लगा कुछ सिमिलैरिटी? रोज एक नया ड्रामा है, रोज एक नया स्कैम, रोज एक नया स्कैंडल। इस मॉडल के बारे में आपका क्या कहना है? वो तो शुक्र मनाओ इन्होंने एक टैली लगा था कि 720 नंबर मैक्सिमम जा सकता है, नहीं तो बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिसके 720 से ज्यादा नंबर आते हैं इनके ग्रेड मार्क्स में। आप कैसे दिखा सकते हो कि 30 या 40 नंबर का रैंक इन्फ्लेशन हो रहा है? इन्होंने 20-30 हजार बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया है। नहीं तो एनटीए जो एक सिलेबस ठीक से पब्लिश नहीं कर पा रहा, वो रिजल्ट क्या टाइम पे पब्लिश करेगा? मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर अगला टेस्ट हुआ तो हो सकता है जिसको 720 आ रहा था उसको 680 आए, और जिसको 680 आ रहा था वो 720 ला दे। आपने 25 लाख बच्चों का करियर तो छोड़ो, मेंटल हेल्थ के बारे में भी नहीं सोचा। सो वेलकम टू द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ द दी नचिकेत भाटिया शो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करिए। एंड गाइस, एक छोटा सा सरप्राइज और है आप सबके लिए। सो अभी हम लोग 4,500 सब्सक्राइबर पे है। द मोमेंट वी क्रॉस 10,000 सब्सक्राइबर्स, हम आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया गिव अवे करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू हैव अ गिव अवे ऑफ अ ₹10,000 प्रोडक्ट। और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना है, एंड यू विल बी अ पार्ट ऑफ द कैंपेन। और आज का पॉडकास्ट में है बहुत ही एक स्पेशल गेस्ट। ये एक डॉक्टर टर्न एंटरप्रेन्योर है। ये एक कंपनी चला रहे हैं खुद की, जो बहुत आतंकी कंपनी होने वाली है आने वाले टाइम के अंदर, जिसका नाम है फंडा बॉक्स। ही इज़ द CEO ऑफ फंडा बॉक्स। उन्होंने बहुत साल एज अ नीट UG फैकल्टी काम करा है। ही हैज़ वर्कड विद यूनिकॉर्न्स इन द पास्ट। कोटा का इनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। नीट UG जो स्कैंडल चला है उसके बारे में ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन लेकर आ रहे हैं। और आज हम वेलकम करना चाहेंगे दी डॉक्टर आनंद मनी का। आपने AIPMT के अंदर 416 रैंक आई थी आपकी, जो कि एग्जाम्पलरी है, लेकिन आप प्री बोर्ड में फेल हुए थे। तो अब आपने ये जर्नी कैसे नापी? तो बेसिकली क्या था कि 10th के बाद मैं पहले कोटा ही गया था। अब बहुत कम लोगों को पता ही है, बट मैं कोटा 14-15 दिन रहा। तो मैंने 11 में एडमिशन लिया था, और फिर जब पहली दिन मैं क्लास गया तो मुझे 200 लड़के दिख रहे हैं। मैं बोला, ये तो नहीं कर रहा मैं। तो मैं रोग आके घर वापस आ गया कि मैं घर से पढ़ लूंगा, मुझे 200 लड़कों के बीच में तो नहीं पढ़ना। सब यूनिफॉर्म में बैठे हुए, मतलब अजीब ही लग रहा था। तो मैं घर आ गया। अब उसके बाद फिर तब तक बोर्ड का रिजल्ट आ गया, मैंने डिसेंट स्कोर किया, और तब हुआ घर वालों का कि तो हम लोग स्कूल का तभी ट्रेंड चलता था जिसके बोर्ड में अच्छे नंबर आ गए वो डीपी साकरपुरम चला जाएगा। तो मैं डीपी साकरपुरम चला गया। तभी वहाँ पे इन्होंने ब्रिलियंट ट्यूटोरियल एक कोचिंग इंस्टीट्यूट हुआ करता था, तो उन्होंने एक एग्ज़ाम लिया हुआ था। तो मैंने वो एग्ज़ाम दे दिया और दे गेव मी फुल स्कॉलरशिप, और मैं ब्रिलियंट ट्यूटोरियल भी कोचिंग ज्वाइन कर लिया तैयारी करने के लिए। 11th क्लास वॉज वेरी इजी। अगर आप ICSE बोर्ड से पढ़े हो ना, तो ऑलमोस्ट 11th की पढ़ाई आपको पढ़ा देते हैं 9th क्लास में। तो मेरे लिए तो सब बढ़िया लग रहा था। तो जहाँ मैं अपने स्कूल में अबव एवरेज स्टूडेंट था, यहाँ आके मुझे घमंड हो गया, अरे मुझे सब आता है, मतलब ऐसे फिजिक्स क्लास में फोड़े जा रहा हूँ मैं क्वेश्चन। तो मुझे लगा पढ़ने की क्या जरूरत है, हो जाएगा ये तो अपने आप। तो 11th क्लास वैसे निकल गया। फिर थोड़ा घर से, वही बाहर आप निकलते हो तो थोड़ा आशिकी वाला फेज आ जाता है। तो उस फेज़ के कारण मैं अपनी गर्लफ्रेंड को डांस क्लास छोड़ने जाता था। तो उस चक्कर में थोड़ा मेरा धीरे धीरे अटेंडेंस कम होता गया, क्लासेस कम जाता गया, और मेरे स्कोर भी कम होते गया। और इवेंचुअली मैंने फिर टेस्ट देना ही छोड़ दिया। मुझे डिलीजन में ही रहना था कि हाँ मेरे नंबर तो अच्छे आ रहे हैं। फिर प्री बोर्ड एग्जाम तो आपको देना ही देना है, बाकी सब एग्जाम में तो ये पास कर देते थे स्कूल वाले कि हाँ ठीक है स्मार्ट बच्चा है तो रैंक 1 ला रहा है, तो उस तरह से। फिर प्री बोर्ड दिया, प्री बोर्ड में मैं सब्जेक्टली फेल हुआ। प्री बोर्ड का रिजल्ट तो घर वालों के पास भी जाता है। देन इट वाज एन अलार्मिंग सिग्नल फॉर देम। फिर उन्होंने पूरे आके यहाँ पे कुंडली निकाली कि तो साल भर से कोचिंग ही नहीं गया हुआ है। फिर मेरी मम्मी आगे आने लगी। तो अब तो मेरा पहला फोकस था कि बोर्ड एग्जाम को थोड़ा किसी तरह से फिक्स करूं। तो मैंने सिर्फ बोर्ड पे फोकस किया, कुछ नहीं किया। एंड बोर्ड एग्जाम दिया, बोर्ड एग्जाम आई डिड प्रेटी डिसेंट। और दिक्कत था आशिकी के चक्कर में मेरे PCMB थे। तो PCMB आप समझ ही सकते हो, बायो जिसने मैथ्स पूरे 2 साल नहीं देखा, तो मैथ्स में मेरे एग्जैक्टली 36 नंबर आए हैं क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में। तो बायोलॉजी 100, मेरे खुद 40 आए तो मैं किसी कुछ नहीं कह सकता। तो हाँ, तो फिजिक्स मेरे अप्रोक्सीमेटली 98 थे, केमिस्ट्री 99, बायो 100, इंग्लिश 92 एंड मैथ्स 36।
तो बट मेरे भी 94 थे, 96 या 94 थे बायो में, अच्छा और मैथ्स में पूरे 40 नंबर। हाँ तो वही तो और मैथ्स इसलिए था कि मेरा कि तभी उस टाइम पे था कि अगर नहीं हुआ मेडिकल तो बैकअप ऑप्शन तो कुछ रखना है, तो था कुछ नहीं तो करेंगे तो इंजीनियरिंग तो कर ही लेंगे, घर वाले सब हैं, हम भी एक और सही। तो वहां पे आ गया, फिर मैंने AIPMT एग्जाम दिया, बेकार ही हुआ, कुछ आता ही नहीं था, क्या दोगे आप। तो प्री क्लियर हो गया था मेरा, तभी हम लोग के प्री मेंस दोनों होता था, और मेंस में फिर उकेश रैंक आया था। मुझे एक प्राइवेट कॉलेज मिल रहा था, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, फिर लगा कि पिताजी के इतने पैसे क्यों बर्बाद करने, तो मैंने फिर ड्रॉप ले लिया, घर आके मैंने ड्रॉप लिया, शांति से पढ़ा, मतलब घर पे ही पढ़ाई की, नोट्स वोट सब कुछ था ही, और कुछ ना मॉड्यूल ना कोई रेफरेंस मटेरियल ना कोई कुछ भी नहीं, जो मेरे पास ब्रिलियंट ट्यूटोरियल का मॉड्यूल दिया था, जो मैंने नोट्स बनाए थे और जो 12th के नोट्स अपने दोस्तों से लिए, उसके थ्रू ही रिवाइज किया, एंड अच्छा स्कोर आ गया मेरा, एंड आई टुक एडमिशन टू मेडिकल कॉलेज। कौन से मेडिकल कॉलेज में किया आपने? वर्धमान महाराज मेडिकल कॉलेज सदन हॉस्पिटल। अच्छा, IP से किया आपने? मैं मतलब उसमें भी था कि तभी UCMS मिल रहा था मुझे, बट तभी था कि VMC में इंटरनल PG कोटा होता था, तो उसलिए बेटर था कि VMC लेना था। और प्लस क्या होता है ना कि मेरा कोचिंग साउथ एक्स में था, तो रोज बस से आप जाते थे तो रोज वही कॉलेज दिखता था, वैसे दिखता तो AIMS भी था, बट कहानी सुनाने में अच्छा लगता है बट तो फिर मैंने VMC ले लिया तभी। तो आपने नीट UG का टीचर बनना कब सोचा? कभी नहीं, ऑनेस्टली, मतलब अभी भी आई एम वेरी स्केप्टिकल। तो मेरे बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर है डॉक्टर BC कवि, तो उनकी बेटी को मैं होम ट्यूशन पढ़ाता था, ऑब्वियसली पास करने के लिए, तो वो उसका हो गया MBBS में एडमिशन किसी तरह से। अब उसके 3-4 और दोस्त थे, अब उनके साथ भी पढ़ाने लगा, तो बेसिकली ट्रैक करने के लिए मुझे पैसे चाहिए होते थे, 400 रुपये घंटे मिलते थे, तो अगर महीना भर पढ़ा लिया तो 25-30 हज़ार रुपये मिल गया, और उस पैसे का मैं घूमने निकल जाता था। तो दिस इज़ हाउ टीचिंग केम टू मी। फिर आई थिंक 2019 में रोमन का कॉल है मेरे पास कि पढ़ाते हो तुम वगैरह वगैरह, वी आर लुकिंग फॉर पैशनेट डॉक्टर्स हु वांट टू टीच। रोमन मुझे पहले से भी जानते थे, तो मैंने बोला ठीक है ट्राई कर लेते हैं, एंड आई हैव नेवर लुक टुवर्ड्स अ कैमरा बिफोर इन माई लाइफ। तो अजीब ही था वो जर्नी, मतलब मैं 1 महीने में गिव अप करने वाला था, बट थैंक्स टू रोमन, मतलब उन्होंने मोटिवेट करते रहा, ये वो, तो ठीक ठाक होता था। मतलब इनिशियली तो जब मैं यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट किया था 2 व्यू आते थे, एक रोमन देख रहा होता है उनकी टीम, और एक मैं देख रहा होता था और कोई नहीं था। अचानक से कोविड हैपेंड, और तभी बहुत कम लोग थे जो ऑनलाइन पढ़ाते थे, तो वो फिर अचानक से आपके वीडियोस पे ट्रैक्शन आने लगे, तो दैट इज़ हाउ आई गॉट इनटू टीचिंग फुल टाइम। नहीं तो साइड बाय साइड में थोड़ा हेल्थ केयर भी प्रैक्टिस करता था, मेरी एक मेडिकल टूरिज्म की कंपनी थी मेडेथिका के नाम से, तो थोड़ा बहुत उधर भी काम करता था। फुल फ्लेजेड टीचिंग केम ओनली आफ्टर 2019। आई थिंक कोविड ने एडटेक को तो बहुत ज़्यादा बूम दी है, मतलब जितना आप सोच भी नहीं सकते, मतलब उतना बूम दिया बहुत ज़्यादा। मतलब कोविड से पहले तो लोगों ने कैमरा शायद सोचा भी नहीं था कि कभी कैमरे को देख के पढ़ाएंगे। हाँ, अरे मेरे पेरेंट्स का भी था ना कि मतलब वो तो अभी तक नहीं समझा पाते लोगों को कि लड़का MBBS करके ट्यूशन मास्टर कैसे बन गया। तो आइडियली तो वही है ना, मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, तो उनको वही है, उनको अजीब सा लगता है कि अरे कम से कम बेटा प्रोफेसर ही हो जाते कॉलेज में, तुम तो ट्यूशन पढ़ा रहे हो बच्चों को। तो दैट इज द काइंड ऑफ थिंग दैट कम्स नाउ व्हेन ही इज स्टेइंग हियर, ही इज रियलाइजिंग कि कितने बच्चों को इम्प्लीकेट करता है। नाउ ही इज ओके विथ इट, अभी भी पूरा पीस नहीं आया है, बट ही इज ओके विथ मी परसुइंग व्हाट आई एम परसुइंग नाउ। तो कभी आपका मन नहीं किया पोस्ट ग्रेड करने का? सर मैंने एडमिशन लिया था फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन में, अच्छा। 2 साल किया भी और छोड़ दिया। अच्छा, ड्रॉप आउट का टैग। ओके। यूट्यूब का इन्फ्लुएंस ही बच्चों पे थोड़ी होता है, मेरे पे ही होता है। अब आप रियल टाइम एंटरप्रेन्योर बन गए हो। तो यूनिकॉर्न कब तक उम्मीद करें हम आपसे? सर अगले 6 महीने में 2021 में कंपनी खोला होता तो बन जाता। टाइमिंग इज द की। तो वहां पे दिक्कत आ गया। अब तो ये बूटस्ट्रैप बिजनेस ही चलेगा, और उसी में इफ आई एम एबल टू इम्प्लीकेट अ सेक्शन ऑफ पीपल, तो दैट वुड बी फुलफिलिंग फॉर मी। मतलब हो गया, जितना कमाना था मैंने कमा लिया, अब ठीक है। सर बच्चों के बारे में बात करें तो आज के दिन पे अगर एक नीट यूजी का बच्चा है, एंड मैं नीट पीजी की भी बात करूं, तो एग्ज़ाम ने शायद सबसे बड़ा सरदर्दी दे रखी है उनको। ट्रू। रोज़ एक नया ड्रामा है, रोज़ एक नया स्कैम, रोज़ एक नया स्कैंडल। मतलब आप अगर देखें तो ऑलमोस्ट 25 लाख बच्चों ने पेपर दिया, 67 स्टूडेंट्स के 720 में से 720 आए, 1563 बच्चों के इन्होंने रीटेस्ट की डिमांड करी, ग्रेस मार्क की जो है,
और शायद हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इस पूरे स्कैंडल का आपके बारे में इस पूरे स्कैंडल के बारे में आपका क्या कहना है? सर बेसिकली नथिंग अबाउट दिस एग्जाम इज राइट। ये तो डे वन से ही पता चल रहा था हमें। आइडियली गवर्नमेंट को जब शुरू में ही पेपर लीक का जब इंस्टेंस सामने आया, आप अभी कैसे फटाक फटाक एग्जाम पोस्टपोन और कैंसिल कर देते यार, तभी कैंसिल। लेकिन तभी आपको इलेक्शन जीतना था। प्रॉब्लम तो वहाँ था ना कि आपने 25 लाख बच्चों का करियर तो छोड़ो, मेंटल हेल्थ के बारे में भी नहीं सोचा। नो मैटर वॉट डिसीजन इज टेकन बाय द गवर्नमेंट और द सुप्रीम कोर्ट राइट नाउ, एक सेगमेंट ऑफ बच्चा तो हमेशा दुखी रहेगा ना। बिल्कुल। मतलब अगर रिजल्ट से पहले आप एग्जाम कैंसिल कर देते, आई कैन गारंटी किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होता कि एग्जाम कैंसिल हो गया। उसको नहीं पता होता ना उसके कितने मार्क्स आ रहे हैं। आपने रिजल्ट आने के बाद, रैंक आने के बाद जैसा भी आया, अब आप बोल रहे हो कि ये ऐसा हुआ, इस सेंटर पे ऐसा हुआ, इतने बच्चे आए, ग्रेस मार्क्स ऐसा हुआ। मतलब आप उसकी भी तो ट्रांसपेरेंसी रखते ना। मतलब आई लिस्ट डाउन द इंस्टेंस शुरू से, और इतना इडियोटिक लगता है मुझे कि मतलब कैसे इतने सुपीरियर ऑफिशियल्स ऐसा सोच सकते हैं। पहले तो जब पेपर लीक का हुआ तो इन्होंने प्रेस रिलीज जारी करके कर दिया कि सवाई माधोपुर में एक जगह ऐसा था जहां 4:20 पे पेपर आया, उसका कारण बता दिया। बिहार की बात ही नहीं हुई, गोधरा की बात ही नहीं हुई, और पॉइंट वाइज प्रेस रिलीज में सी द ऑडेसिटी दैट दे हैव कि वी आर 100% श्योर दैट कि पेपर लीक कहीं नहीं हुआ। दे हैड इट इन द प्रेस रिलीज, क्योंकि हमारे सीसीटीवी कैमरा थे सारे जगह। फिर उसके बाद इन्होंने रिजल्ट पब्लिश किया, जल्दबाजी में रिजल्ट पब्लिश किया आपका 4 तारीख को। पहली बार कोई सरकारी एंटिटी टाइम से पहले काम कर दिया, आई एम सरप्राइज। ठीक है, रिजल्ट देखा, रैंक देखा, एक बच्चा फोन कर रहा है, सर मेरे 692 मार्क्स आए। बोले यार कॉन्ग्रेचुलेशन, एम्स ऋषिकेश पक्का। रैंक बता रहा है, मेरी फट गई। मतलब फिर जब मैंने और बच्चों के रिजल्ट टैली करना स्टार्ट किया तो समझ ही नहीं आ रहा फिर क्या हुआ। एक दिन बाद फिर एनटीए ने प्रेस रिलीज जारी किया, उसमें 718, 719 और जो 720 वाले सेंटर रोल नंबर का सीक्वेंस वो देखा तो फिर समझ में आया। तो हमने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया कि 718 कैसे आ सकते हैं। तो फिर एनटीए का एक और प्रेस रिलीज आता है। अच्छा फन फैक्ट मैंने आपको बताया नहीं वैसे, बट हमने बच्चों को ग्रेस मार्क दिया है। क्यों ग्रेस मार्क दिया? हमने 2018 का जजमेंट देखा क्लैट का अपने मन से, विच इज अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। नीट और क्लैट में कोई मतलब नहीं है, और उसके फॉर्मूले को लगा के हमने ग्रेस मार्क दे दिया फॉर पीपल हु हैव फाइल्ड पिटीशन इन हाई कोर्ट। कहाँ है उसका प्रेस रिलीज? अगर आप इतनी ट्रांसपेरेंट बॉडी हो, ये पहले बताते ना हमें। मतलब कैसे मिले ग्रेस मार्क, मुझे दोबारा बताओ, मुझे जानना है। बेसिकली सर क्या किया इन्होंने कि जैसे लेट से कि नीट का बच्चा क्या करता है, बायो का पेपर है, ठीक है। अब सबसे पहले आप बायो सॉल्व करते हो, तो मान लीजिए कि मेरे सेंटर पे मुझे 2 घंटे का ही टाइम मिला, ठीक है। अब वहां पे इन्होंने क्या किया कि हाँ ठीक है, मैंने 2 घंटे में बायो के 100 क्वेश्चन किए, तो उसी स्पीड और उसी एक्यूरेसी के हिसाब से बाकी 1 घंटे का मुझे कंपनसेटरी मार्क्स मिल गया, फुल मार्क्स मिल गए। फुल मार्क्स मिल गए। तो तभी तो ऐसे ऐसे बच्चे जिनको 180 190 ग्रेस मार्क्स मिला, और उसमें भी स्टूपिडिटी देखो, एक फॉर्मूला सही से नहीं लगा पा रहे हैं, ये पक्का मेडिकल वाले स्टूडेंट थे। क्या किया इन्होंने कि ग्रेस मार्क्स आप कितने पे दोगे? जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया उस पे दोगे ना। इन्होंने पूरे पे ग्रेस मार्क्स दे दिया। वो तो शुक्र मनाओ इन्होंने एक टैली लगा था कि 720 नंबर मैक्सिमम जा सकता है, नहीं तो बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिसके 720 से ज्यादा नंबर आते हैं, इनके ग्रेस मार्क्स। तो मतलब एंड जो ये नंबर बता रहे हैं 1563 बच्चों का, दिस इज द रियल स्कैम। ये हो ही नहीं सकता है कि 1563 बच्चे ही हैं, नहीं तो रैंक इतना इन्फ्लेट नहीं होता। सर आप लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ाते हो, हम लोग भी पढ़ाते हैं, कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रैंक इन्फ्लेशन 5 नंबर 3 नंबर 2 नंबर इससे ज्यादा नहीं होता। आप कैसे दिखा सकते हो कि 30 या 40 नंबर का रैंक इन्फ्लेशन हो रहा है? सेंस ही नहीं बनाता हूँ ना। तो इट इज जस्ट दैट कि इन्होंने बहुत इडियोटिक सी काम किए। इन्होंने 20-30 हज़ार बच्चों को ग्रेस मार्क दिया, एंड अब या तो इनके डेटाबेस में नहीं है या इनको खुद नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, बट दिस इज द रियल इशू। पेपर लीक हुआ होगा, मान लिया 1000, 1500, 2000, वो लोग भी स्मार्ट लोग हैं, वो लोग इनसे ज्यादा ऑर्गेनाइज और ज्यादा अच्छे से काम करते हैं, तो इनसे तो स्मार्ट ही होंगे सर, ठीक है। तो वो थोड़ी है कि व्हाट्सएप पे पेपर डाल देंगे कि 50,000 बच्चे कर लेंगे। तो द मेन इशू इज दिस, बट ठीक है पेपर लीक की वजह से वो ज्यादा मसाले का कंटेंट लगता है, तो ये वाला इशू थोड़ा दब गया है। ये तो चलो मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ कि ये तो सरकार ने कुछ ना कुछ झोल करा है। बिल्कुल ठीक है, मैंने भी ग्रेस मार्क्स के बारे में पढ़ा, मुझे समझ नहीं आया पढ़कर। ठीक है ना, मैं मजाक नहीं कर रहा। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, बट कहीं पे मुझे क्लैरिटी मिली नहीं रही थी। मैंने प्रेस रिलीज देखी
ठीक है, उन्होंने जो क्लैट वाली बात कही थी, आई मिस दैट एक्चुअली, बट आई रियलाइज कि कुछ ना कुछ तो होगा, सो आई थॉट मैं आपसे मिलूंगा तो आपसे पूछूंगा, मैं इस इंटरव्यू की वेट कर रहा था। बट आपको नहीं लगता कि ये जो 67 स्टूडेंट 720 नंबर लेकर आए हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्निंग फैक्टर है? मतलब, और इनमें से 8 बच्चे शायद ऐसे हैं जो सेम रोल नंबर के हाँ, हैं, exactly. ऑलमोस्ट मतलब सेम सीक्वेंस के हैं, जिनका एक ही सेंटर से है। ट्रू। तो टोटल जो टैली एनटीए ने बताया कि 67 स्टूडेंट्स टोटल 720 में 720 मार्क्स है, जिसमें 8 बच्चे जो है एक ही सेंटर के हैं। तो एनटीए ने प्रेस रिलीज में उसमें बोला कि उस सेंटर की एवरेज इंटेलिजेंस ज़्यादा थी। क्यों थी? क्योंकि आपने ग्रेस मार्क्स दिया है भाई, तो एवरेज इंटेलिजेंस तो ज़्यादा होगी। अच्छा, इन 720 में से भी ग्रेस मार्क्स वाले बच्चे हैं? बिल्कुल, 6 ग्रेस मार्क्स वाले बच्चे थे ना। अच्छा, तो वही प्रॉब्लम है। और दूसरा 44 ऐसे बच्चे थे जिनका एक फिजिक्स के क्वेश्चन में बोनस मिला, उसमें भी एनसीईआरटी ने अपना पल्ला झाड़ लिया, बोला कि भैया आप नई एनसीईआरटी को रेफर करो ना। आप मान लीजिए मेरी एक किताब है कॉमन सेंस की, मेरी एक किताब है, पिछले साल उसमें गलती थी, इस साल उसमें गलती नहीं है, तो आप गलती वाली मानोगे कि बिना गलती वाली मानोगे? एनटी बोला नहीं, दोनों मान लेते हैं। तो दे अंडरस्टूड, दे डिड अ मेजर, और उसी को कवर अप करने के लिए वो सारी बात मान रहे थे। नहीं तो एनटीए जो एक सिलेबस ठीक से पब्लिश नहीं कर पा रहा, वो रिजल्ट क्या टाइम पे पब्लिश करेगा? तो दैट इज व्हाट हैज हैपेंड इन दिस एग्जाम, एंड आई एम 100% सर्टेन all the government agencies, all the people in the Ministry of Education knew it beforehand that there has been a massive blunder and they were just covering it. एक झूठ के बाद एक झूठ बोल के इसको कवर कर रहे थे। वो प्रेस रिलीज में भी आप देखो ना, पहले एनटी ने प्रेस रिलीज किया, तो होता है ना कि जब बेटे से बात नहीं समझती बाप आते हैं, फिर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है, और उसके बाद फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आया, दादाजी आए मामला को संभालने के लिए, और सबने लाइन एक ही बात बोली। वो तो है ना कि चौथे फ्लोर में चाय आपके लिए अवेलेबल है। मैंने इसका मीम भी बनाया था एक, दैट वाज द ओनली जिस्ट ऑफ द मीटिंग कि चौथे फ्लोर में चाय आ गई है, वहाँ चले जाओ, बहुत हो गए सवाल। चाय पिलाने का टाइम था, हाँ हाँ, सवाल की जवाब देने का टाइम नहीं था उनके पास। जवाब है ही नहीं ना। एग्जैक्टली। हमारा एग्ज़ाम नीट पीजी वाला पोस्टपोन कर दिया, जवाब है ही नहीं। और आप सोचो ना, मुझे सबसे बुरा लगता है, मैं कह रहा हूँ सारी पॉलिटिक्स भूल जाओ, सारी ब्यूरोक्रेसी भूल जाओ, हिंदुस्तान एक गरीब देश है। 50% से भी ज़्यादा बच्चा ऐसा होता है जिसके लिए एक एक रुपये मैटर करता है। ट्रू। ठीक है, मैं और आप शायद 5,000 रुपये खर्च के थोड़ा दुख होगा, ऐसा नहीं है, बट इट वोंट इफेक्ट। आपने क्या किया, आपने 200-200 किलोमीटर दूर सेंटर बनाए हैं। स्टूडेंट एक दिन पहले, ऑफ कोर्स भाई सुबह 9:30 बजे एग्ज़ाम शुरू है आपका, सुबह आपको 7 बजे रिपोर्ट करना है, स्टूडेंट एक दिन पहले जा रहा है, भाई अपने उसके माँ बाप जा रहे हैं, अकेला तो जा नहीं सकता, जा भी रहा तो चलो आपने होटल कराया, धर्मशाला कराई, कुछ तो कराया रहने के लिए, आपका 15-20 हज़ार रुपये लग चुका है। ट्रू। और आप देखते हो कि यार सब कुछ कैंसल्ड हो गया। सो उस जैसे बच्चे जिसको एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम महसूस होगी, सरकार उसका नहीं सोचती। सर आप टैक्स लेते हो 30%, तो आप इसमें भी भागीदार बनो ना 30% का, दो सब बच्चों को अपने आप पता चलेगा कि कैसे डिले करना, कितना। एग्जैक्टली। हाँ। सर नीट पीजी के टाइम तो ये भी होता है ना, लोग अपने जेआरशिप छोड़ देते हैं, 2 महीने 3 महीने किसी तरह से गुजारा कर रहे हैं कि एक्सटेंड हो गया, ये नहीं दिखेगा किसी को कि, और प्लस नीट पीजी सब, अभी भी बहुत बच्चे फ्रेंड्स हैं मेरे जो अभी नीट पीजी की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग का पार्टी का प्लान बना था पूरा कि चलो घूमने चलेंगे, मतलब वो इंसान बेचारा 17 घंटे 18 घंटे लाइब्रेरी में घिस रहा है, अगले दिन किसी तरह से था कि चलो जैसा भी एग्जाम जाए खत्म तो हो जाएगा ना, मतलब वो मेंटल ट्रॉमा। और अभी फिर कुछ नहीं, और पहली बार नहीं हुआ नीट पीजी, पहले प्रीपोन कर दिया, फिर पोस्टपोन कर दिया, फिर भी प्रीपोन कर दिया, मतलब मजाक बना के रख दिया पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम का। मतलब आप समझो एक तरह से टेक्निकली सारे हायर एजुकेशन, सीएसआईआर नेट, यूजीसी नेट, मतलब आप टीचिंग फैकल्टी जो आपके बनने वाले, एसोसिएट प्रोफेसर बनने वाले, जिस कॉलेज में आप बच्चे को भेजने वाले हो, उनके बच्चों का बंटाधार कर रहे हो, जो आपके देश का पूरा हेल्थ केयर का इकोसिस्टम संभालने वाले यूजीपीजी, उनके बच्चों का बंटाधार कर रहे हो। हाउ आर यू डूइंग इट? मतलब अरे एफएमजी के साथ कर रहे हैं, एफएमजी के साथ 3 साल का लॉन्च किया, उन्होंने धरना किया, उन्होंने हटा दिया। या तो लॉन्च मत करो, कन्विंसमेंट नहीं थी, ठीक है, समझाओ तो सही कि दैट क्यों करा है, और 2 मिनट में हटा भी दिया, तो भाई तुम बुरा सोच के। एग्जैक्टली। हाँ, नहीं तो यही हो गया ना, बच्चे आप वही बोले ना, सर हम नीट की तैयारी करें नहीं करें, वकालत पहले कर लेंगे। हाँ। कि मतलब अब सब कुछ का प्रोटेस्ट करना, सरकार यही सिखा रहा है, डेमोक्रेसी क्या होता है, प्रोटेस्ट कैसे करना है, टेक्निकली वो अलग क्लास ले रहा है। तो आपको लगता है कि पेपर लीक था नीट यूजी का? 100%। अब तो प्रूफ है, अब तो एविडेंट है कि पेपर लीक हुआ है, बट
द सैड पार्ट इज कि पेपर लीक हर साल होता है सर, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, और वी जस्ट टेंड टू गेट ओके विथ इट। जब शुरू में पेपर लीक का न्यूज़ आया कोई हंगामा नहीं कर रहा था, रिजल्ट इतना मैसिवली इन्फ्लेट हुआ तब हंगामा स्टार्ट हुआ ना। यही हंगामा अगर हमने 5 मई से पहले किया था, जब हमने वीडियोज भी बनाए थे, सब टाइम पास की, अरे अफवाही बातें हैं, ये है वो है ऐसा, सर हम स्टूडेंट्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। तो बच्चा बता रहा है कि सर मेरा सेंटर मुजफ्फरपुर में डाल दिया गया है और वहाँ पे एक ही कोचिंग के बच्चे और लग रहा है वो क्लास टेस्ट दे रहे हैं, ऐसा बच्चा बता रहा है। तो आप समझो कि बहुत मैसिव लेवल पे ये स्कैम हुआ है, मतलब मैसिव लेवल पे। एंड आयरॉनिकली, अब इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोल लो या कुछ बोल लो, इलेक्शन के टाइम पे कहाँ से आएगा पैसा? तो आई थिंक एवरीवन इज इन्वॉल्व इन दैट। आपको लगता है कि जैसे ये 720 के बच्चे हैं, ऑफ कोर्स यही 35 जाएंगे एम्स के अंदर, आपको लगता है कि एम्स के अंदर आईक्यू लेवल ड्रॉप होगा? क्योंकि मैं एम्स के बच्चों से मिला हूँ, दे आर सुपर इंटेलिजेंट। सर नीट होने से ही एम्स के बच्चों का आईक्यू लेवल ड्रॉप हो गया। आप किसी भी बच्चे से बात करना सीखिए, ठीक है। एम्स का पेपर का एक स्टैंडर्ड होता था, एक लेगेसी होता था। तो जब से एम्स नीट में मर्ज हुआ, वैसे ही सेम स्टैंडर्ड का, मतलब द पेपर ऑफ नीट इज इजी, सबको पता है, ठीक है। तो जो क्रीम एम्स में जाता था वो नहीं जा रहा। अब इसके आने के बाद तो आप छोड़ ही दो, मतलब 720 वाले सारे बच्चे हैं विथ सेम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब प्रोफेसर भी नहीं पढ़ाना चाहेंगे उनको, तो क्या होगा उसका? प्रॉब्लम तो है, बिल्कुल डेफिनेटली बहुत मैसिव प्रॉब्लम है। तो सर अब प्रॉब्लम तो मैं समझ में आ गई है, सल्यूशन भी है, आपके पास सल्यूशन है। सर आपका क्या सल्यूशन है कि कैसे हम पूरी अपनी इकोसिस्टम को अब स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं? सर बेसिकली सबसे, मतलब इट इज़ अ 3-4 लेयर्ड सॉल्यूशन। सबसे पहला जो इसमें है कि हम इतने बड़े लेवल का एग्ज़ाम जो है उसको साल में एक बार कंडक्ट कराते हैं। मान लेता है मैंने पूरे साल बहुत मेहनत की, मुझे 3 तारीख को मैंने पार्टी करने गया, मैं बाहर खाना खा के मैं टाइफाइड हो गया, मेरा पूरा साल बर्बाद हो गया ना। तो आइडियली अगर इतना बड़ा एग्जाम है जो इतने लोगों के लाइफ को इम्प्लीकेट करता है, तो आइडियली दिस एग्जाम शुड बी कंडक्टेड ट्वाइस, 3-4 बार होना चाहिए। वैसे तो सब, आप सारे एग्जाम देख लो, सैट देख लो, नीट पीजी देख लो, कोई भी एक मैसिव एग्जाम देख लो, वो सब 2-3 बार होता ही होता है। तो नीट को क्यों नहीं करा सकते आप 2 बार? तो होना ही चाहिए, 2 मौका बच्चों को मिलना चाहिए, और नॉर्मलाइज करके आप उसको सॉर्ट कर दो। दूसरा चीज़ जो कर सकते हैं, कि जो हम लोग के टाइम पे था, कि अगर मान लीजिए बहुत बड़ा एग्जाम है, आई अंडरस्टैंड कि 25 लाख लोग हैं, 30 लाख लोग हैं, कहीं एक जगह से देयर आर चांसेस ऑफ लीकेज, क्योंकि सब जगह पेपर ट्रांसपोर्ट होता है, ऐसा है वैसा है, प्रिंटिंग प्रेस में ही जाएगा पेपर, तो हो सकता है, सब इंसान ईमानदार नहीं हो सकते। तो एग्जाम को आप बाइफरकेट कर दो प्रीलिम्स और मेंस में, जो हम लोग के टाइम में होता था। तो मान लो कोई बच्चा चोरी करके प्री निकाल भी लेगा, मेंस एग्जाम तो आपको 1-1.25 लाख बच्चों को करना है, वो एग्जाम तो आप इजीली मैनेज कर सकते हो ना। तो आइडियली देयर शुड बी अ प्रीलिम एग्जाम एंड देयर शुड बी अ मेन एग्जाम, ठीक है। तीसरा, पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा आप एलिवेट करो। जब पेपर इजी आता है, जब बच्चे बोलते हैं कि सर पेपर टफ आ जाएगा, दे डोंट रियलाइज कि टफ पेपर आएगा तो तुम्हारे लिए अच्छा है। द पॉइंट इज कि अगर पेपर इजी आता है तो इट बिकम्स अ गेम ऑफ योर लक ऑल्सो। अब 720 में 720 वाला नंबर है सबके आगे, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर अगला टेस्ट हुआ तो हो सकता है जिसको 720 आ रहा था उसको 680 आए, और जिसको 680 आ रहा था वो 720 ला देगा। 1-2 क्वेश्चन का गेम है, 1-2 प्रेजेंस ऑफ माइंड का गेम है, उसका गेम, सबको उतना ही आता है। तो अगर पेपर अच्छा हो जाता है, जैसे जेईई एडवांस का पेपर होता था, आईक्यू चेक करते हैं, थोड़ा अच्छा पेपर, भारी पेपर आ रहा है, तो जिस बच्चे ने ज़्यादा मेहनत की है उसको एडवांटेज मिलेगा। एक और पॉइंट है कि हर साल नीट यूजी के एस्पायरेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वी एज टीचर्स, हमने एमबीबीएस को ग्लोरीफाई कर दिया। मुझे तो बहुत गाली पड़ती है जब मैं कहता हूँ कि आप 2 ड्रॉप से ज़्यादा मत लो, 3 ड्रॉप से ज़्यादा लो, तो बोलेगा अरे तुमने तो अपनी सीट बर्बाद कर दी, अब तुम ज्ञान दे रहे हो। तो यहाँ पे भी हमें एज टीचर समझाना पड़ेगा कि चलो आपको हेल्थ केयर में करना है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सोच है, आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, बट अगर आपको हेल्थ केयर में ही काम करना है तो डेंटिस्ट भी तो है। मैं तो उसको एक बेसिक मैथ से समझाता हूँ। 1,09,000 एमबीबीएस स्टूडेंट्स हर साल पास करते हैं, 26,000 डेंटल स्टूडेंट्स हर साल पास करते हैं। और लोगों से सुनोगे, पेरेंट्स से सुनोगे, तो वो बोलेंगे कि अरे डेंटल भर गया, बहुत सारा डेंटल हो गया, मेरे मोहल्ले में ही 2 डेंटिस्ट हैं। बट दे डोंट रियलाइज कि तुम्हारे दांत 32 है, नंबर ऑफ पीपल उतने ही हैं, और अगर मुझे दांत में दर्द होगा तो मैं डेंटिस्ट के पास जाऊंगा, सर दर्द होगा तो मैं डिस्प्लिन लेके सो जाऊंगा, सबको पता है बेसिक मेडिकल हेल्थ। तो डेंटिस्ट की भी डिमांड है।
फिर नर्सिंग इतना अच्छा प्रोस्पेक्ट है, आप इंडिया में कर लो, इंडिया के बाहर कर लो। पैरामेडिक्स, हमें तो सब कुछ चाहिए ना, सब एमबीबीएस डॉक्टर बन जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? तो आइडियली दे शुड टेक 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट और उसके बाद फिर वो मूव ऑन कर जाए अपने लाइफ में। तो कुछ गवर्नमेंट को इसके ऊपर भी नॉर्म्स लाना चाहिए। अभी मैं बोल दूं कि 3 अटेम्प्ट पे लिमिट लगाते तो कल मेरा चैनल ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि है बच्चे जो 7 अटेम्प्ट दे रहे हैं, 8 अटेम्प्ट दे रहे हैं कि नहीं सर एमबीबीएस बोल मेरा दूंगा तो सपना है। विवाद हो जाएगा। वही वही पॉइंट है, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ ना। तो कुछ तो आपको बैरियर बनाना पड़ेगा, देन ओनली दिस थिंग विल सॉल्व। या फिर आप कॉलेजेस बना दो, मेडिकल कॉलेज खूब सारे बना दो कि कम से कम पासिंग परसेंटेज तो बढ़े। एकदम से नीट यूजी वाले, जैसे मैं अपने टाइम में बात करूं, आपने भी याद किया होगा, तो मेरे टाइम में मेरे स्कूल में जो बायोलॉजी का डिपार्टमेंट कम था होता था। वह 4 बच्चे थे। मैं, क्योंकि मेरे पापा चाहते थे, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने जाके पहले कॉमर्स भरा था बिना पापा को वाह। बताया। तो हमारी प्रिंसिपल साहिबा ने कॉल किया हमारे पिताजी को कि आपका लड़का कॉमर्स करेगा। बताओ, जो दुनिया भर को पीछे पढ़ा रहा है। पापा ने कहा व्हाट। पिताजी भागते आए, मेरे हैप्टे बजाए और जाके कहा चलो मेडिकल। ठीक है। तो हमारे साथ तो ये हुआ, और बाकी 3 बच्चे बैठे थे और पूरी बाकी क्लास 50 बच्चों की इट वाज अपना इंजीनियरिंग। ऑलराइट, वही था कि 11th में बच्चे कहते थे आईआईटी ही जाना है, 12th में कहते थे चलो डीसी भी कर लेंगे, बोर्ड के पास कहते थे आईपी करा दे भगवान। और बोर्ड में कहते थे भगवान ये पास करा दे, बाकी सब देख लेंगे। ट्रू ट्रू। तो मतलब मेडिकल का कोई गेम नहीं था, और जिन 4 बच्चों में से था उनमें से 2 बच्चों ने बोर्ड तक आते आते मेडिकल भी छोड़ दी गिव अप थी। कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल। दे वेंट टू बायोटेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग। ऑलराइट, तो ये आजकल क्या हो गया है, मैं देख रहा हूँ 25 लाख बच्चा नीट यूजी दे रहा है। ये क्या हुआ ना, ये जेई का स्पिल ओवर मेडिकल में आया। हाँ। मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली 2008-2009 का टाइम आप देखोगे कि मतलब भर भर के लोग जेई करते थे। जेई के हाँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, हाँ। कोटा भी जेई के बारे में ज्यादा जाना जाता हाँ। था। मेडिकल वाज अ स्मॉल सेगमेंट, एलएन करता था मेडिकल और कोई नहीं करता था। तो हम लोग के टाइम पे आई थिंक 3-3.5 लाख बच्चे ज्यादा एग्जाम नहीं देते थे। अब हुआ क्या कि जेई में नौकरियां नहीं लग रही, अंटिल अनलेस यू आर नॉट डूइंग फ्रॉम आईआईटी और वो तो वो प्लस इंजीनियर्स पे बहुत सारे मजाक बन गए कि पत्थर मारोगे इंजीनियर पे जाएगा, थोड़ा वैसा हो गया था। तो उस चक्कर में अब लोग को कि नहीं अब मेडिकल कर लेते हैं, यूपीएससी तो ग्रेजुएशन के बाद है ना, तो अब मेडिकल कर लेते हैं। तो वो वैलिडेशन के लिए कि लोग वही है ना कि अरे कॉमर्स कैसे पढ़ेगा। जैसे मेरे पिताजी खुद इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं और मैं था कि मैं इंग्लिश ऑनर्स करूंगा, और बेटा ये सब शौक की चीज़ है, डॉक्टरी कर लो। हमारे घर में से 3 ही प्रोफेशन थे, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए। सेम वही होता है। बाकी सब शौक है, और ये 3 चीज़ें हैं ना जो एक्चुअली प्रोफेशन है, जो इज्जत कमाती है मार्केट में। बस तो हमें भी यही पता था। और ये तो शायद जब मैं थोड़ा कॉलेज आया ना तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं भाई, दुनिया और भी बहुत है। कुछ कर रही है। एग्जैक्टली। ये सब भी हो सकता है, मगर तुम्हारे पापा बेल्ट नहीं मारते तुम्हारे। हाँ एग्जैक्टली वही पॉइंट है ना। तो वही तो थोड़ा पेरेंट्स को भी ये बात समझना पड़ेगा कि जबरदस्ती ड्रॉप पे ना फोर्स करें। जिसको इंटरेस्ट है, जैसे हम जैसे डॉक्टर्स तो नहीं बनते सर ना, अगर हमारे पेरेंट्स फोर्स नहीं करते तो बिल्कुल नहीं ठीक है। बनता। तो और मैं आज पोइट्री कर रहा होता, अब पता नहीं क्या करता भगवान जाने, बट द थिंग इज कि ये चीज़ पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि जो इंटरेस्ट है, जिसको वो ठीक कर सकता है वही करने दिया जाए बच्चों को। तो एंड आई थिंक मेडिकल आउट ऑफ एवरीथिंग इज अ वेरी इंटरेस्ट बेस्ड ब्रांच। जैसे मेरे पिताजी को मेडिकल का सब कुछ है, शौक कह लो, आदत कह लो, हैबिट, लाइक व्हाटएवर यू से, उनका है। ही लव्स सीइंग पेशेंट्स, ही लव्स टीचिंग। जैसे मुझे कई पेशेंट देखने का मन नहीं करा, सेम है ना। मतलब आई थिंक आई लाइक्ड एंटरप्रेन्योरशिप वाज अ रीजन कि मुझे कभी मेरा वहाँ बैठ के मन नहीं लगता था। मेरा भी वही था कि पढ़ने वाला एस्पेक्ट, पढ़ाने वाला एस्पेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा शुरू में। क्लिनिकल इंटरेक्शन मुझे होता ही नहीं। अब क्या है ना, अब थोड़ा सेल्फिश कह लो इसको, बट यार अगर आप अस्पताल में रोज दुखी लोग देख रहे हो तो आई थिंक इट अफेक्टेड योर मेंटल हेल्थ। बहुत ब्रेव लोग हैं जो ये काम करते हैं, मेरे बस की नहीं थे। मुझे समझ आ गया जब मैं पहली बार इंटर्नशिप में एक्चुअल जब पिक्चर पता चला कि भाई ये पूरी जिंदगी तो मैं नहीं देख सकता। मैं हाथ जोड़ लेता हूँ जो लोग ये कर रहे हैं, मतलब महान है हमारे देश के डॉक्टर जो करते हैं, जो रोज इसको डील करते हैं, दे स्टिल हैव अ पर्सनल लाइफ। बट बहुत डिफिकल्ट है, बहुत बहुत डिफिकल्ट है। और ये लोगों को मेडिकल कॉलेज आने के बाद बात पता चल रहा है। अभी तो ये बोला जाता है ना एमबीबीएस में घुस जाओ लाइफ सेट है, आओ भाई पीजी में कभी। अभी तुम यूजी के लिए इतना रो रहे हो, मतलब यूजी तो बिना पढ़े निकाल दिया, पीजी में बैठ बजी थी। तो वो दिक्कत तो है ही ना।
मेरा बहुत एक स्ट्रॉन्ग पता है मानना यही है कि आदमी को सक्सेस तभी मिलती है चाहे वो गोलगप्पे भी बेच रहा हो, ट्रू। कि जब उसका उस चीज़ में ना इंटरेस्ट होता है, क्योंकि इट्स नॉट योर 10 to 7, इट इज़ हाँ, वॉट यू बिटवीन 7 to 10 विच इज़ गोइंग टू मेक इट द सक्सेस दैट यू वांट। डेफिनेटली। और अगर तो मन नहीं करता ना तो सर आपको भगवान 1,000 करोड़ भी दे देगा ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते उनका। बिल्कुल। तो आई थिंक दैट्स गुड राइट। आज के दिन पे टीचर्स खुद इतने बड़े ब्रांड बन चुके हैं कि वो सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ओवर पावर कर जाते हैं। ऑल राइट, वही कि दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ बैड थिंग, डबल एज स्वॉर्ड प्रॉपर्ली। सर इसका भी दो एस्पेक्ट है। हाँ। अगर मैं एंटरप्रेन्योर साइड से सोचूं तो फिर तो बहुत बुरा चीज़ है। टीचर रिटेन करने में आपको भी दिक्कत आती है, अभी मुझे भी आ रही है। बट एज अ टीचर देखूं तो मैंने भी खूब किया ये 7 रेजिग्नेशन में। हाँ। तो होता तो है। एंड आई थिंक जो टीचर्स बड़े बन रहे हैं, अगर आप मेरिट से बड़े बन रहे हो तो देर इज़ नो हार्म इन दैट। ठीक है यार, आपने मेहनत की है, बच्चे आपसे प्यार करते हैं, फैन बेस है, तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप बड़े बन रहे हो तो आप उस तरह की जिम्मेदारी भी लीजिए। देन यू हैव टू बी वेरी वोकल अबाउट द इश्यूज, और आप सही इशू को उठाओ, बच्चे को गुमराह नहीं करो। और कभी कभी अपना फ़ायदा छोड़ के भी आपको कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें बोलनी पड़ेंगी जो बच्चे के हित में है तो ये यूजी का बच्चा ही ना, उसके अभी आप हाँ में हाँ, जैसे नीट ये वाला रीनीट वाला ही हुआ, तो आई थिंक आई एम द ओनली वन इन द सोशल मीडिया करिकुलम जहाँ पे मैंने बोला कि यार रिजल्ट रीपब्लिश कराते हैं। रीनीट करने से क्या होगा कि जो बच्चे ने बहुत मेहनत की है वो दिक्कत में आएगा, मुझे बहुत गालियाँ पड़ी, क्योंकि ज़्यादातर जनता वही है, उनको लग रहा है कि रीनीट होगा तो उनको एक और अटेम्प्ट मिल जाएगा और वो अच्छा कर लेंगे। तो यहीं पे टीचर्स का एक रोल आ जाता है कि जिस बच्चे के रिजल्ट के लिए आप हाथ जोड़े बैठे थे कि इस बच्चे से मुझे बहुत फ़ायदा मिलेगा, मैं मेरा बच्चा है, मेरा स्टूडेंट है, आज कोई टॉपर का वीडियो नहीं बना रहा। आज किसी भी टॉपर को अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा। अप्रिशिएट तो छोड़ो, उस बच्चे की हालत ये हो गई है कि वो बेचारा मतलब घर पे मिठाई वापस लेके आ गया होगा, जिसको इसको मिठाई दिया होगा, मुझे कॉलेज मिल रहा है, वो मिठाई वापस लेके आ गया होगा और उस पूछ रहा है कि सर मैं घूमने जाऊं या मैं फिर से 8 जुलाई का वेट कर लूं, एंड वी हैव नो आंसर्स टू इट। तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाता है टीचर्स का कि आपको सही गाइडेंस देना होगा अगर आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है, और अपना हित छोड़ के स्टूडेंट के हित में गाइडेंस देना होगा, जो स्टूडेंट कभी कभी नहीं सुनना भी पसंद करें, तो वो भी आजकल बहुत वही है, इंपॉर्टेंट लेकिन है। सर मैं कहूँगा कि टीचर्स वगैरह भी बह जाते हैं कि यार पॉजिटिव सेंटिमेंट जहाँ चल रहा है वहाँ बातें उधर बैठ जाओ, करेंगे। एग्जैक्टली। द मोमेंट यू स्पीक अगेंस्ट द फ्लो, बच्चा इतनी ज़्यादा गाली देना शुरू कर चुका है ना, मतलब ट्विटर हैज़ बिकम कि आप किसी का खोल लो गाली पड़ रही होती है, एंड स्टूडेंट्स हैव नॉट गॉट द बेसिक रिस्पेक्ट नाउ। सर उसमें टीचर्स की भी उतनी गलती है। अच्छा। तुम यूट्यूब पे रो के अपना दुख बच्चों को बताओगे तो बच्चा समझेगा ना वो भगवान है। हम्म। आज मेरे और आपके बीच में झगड़ा हो गया, मैं आपके यहाँ नौकरी कर रहा था, मैं जाकर यूट्यूब पर रोको बताओ इन्होंने मुझे निकाल दिया। अरे बच्चे को क्या मतलब है? तुम बोलोगे बच्चों को तुम्हें सपोर्ट करें, हम यहाँ आए थे तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, मैं टीचर हूँ ना, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मैं तुमसे थोड़ी सीखूंगा। अच्छा बचाओ बच्चों, ये करें या नहीं करें, अभी क्यों पूछना मुझे तुमसे? तुमको जो मैं बोल रहा हूँ चुपचाप से करो। तो मैं तो अपने रेजिडेंशियल कोचिंग में यही बताता हूँ ना सर कि यहाँ वो चल रहा है एकदम, मतलब हिटलर शासन चल रहा ऑटोक्रेसी है। चल रही है। हाँ, जो मैं बोलूँगा वही सही है, अपना दिमाग का इस्तेमाल भी मत करो। हाँ। ठीक है कर लेना इस्तेमाल जब बड़े हो जाओगे, अभी तुम्हारी आईक्यू कम से कम कुछ नहीं है, मुझे आता एक्सपीरियंस तो तुमसे ज़्यादा है ना, तो तुम मेरी बात सुनोगे। और मैं टीचर इसीलिए बना था कि मुझे किसी की सुननी नहीं पड़े, तो मैं तुम्हारा ज्ञान नहीं सुन रहा, तो वही प्रॉब्लम। अब ये बोल दो तो बच्चे ऑफेंड हो जाते हैं, तो वही होता है। जीतू भैया यही तो कहते हैं ना उसमें कि अगर आप कोटा के अंदर हो तो आपको बच्चे छोटे बच्चे तो है, वो ये कहते हैं कि छोटे बच्चे तो है, हाँ स्कूल के बच्चे हैं, कह रहा है इनका दोस्त बनना पड़ता है, इनका हाँ, भाई बनना पड़ता है, इनका बाप बनना पड़ता है, तब जाके इनको तुम्हारी बात समझ में आती ट्रू। है। और दोस्त भाई बाप उसमें भी प्रपोर्शन बहुत बैलेंस होना चाहिए। हाँ। अगर ज़्यादा दोस्ती कर ली तो फिर तो वो हरकत दिखाएगा ना वैसी, हाँ। तो बाप वाला पोर्शन थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। और एक बड़ी सैड बात है कि जो आपका फैन, जो ये बड़बोला फैन होता है कि अरे आनंद सर इज द बेस्ट, आनंद सर इज द बेस्ट वाले, ये बच्चा पढ़ नहीं रहा। इसने एक लेक्चर आपकी नहीं देखी है, मार्केट में आपका नाम है तो आनंद सर इज द बेस्ट हो गया, उसने आपके रील सारे देखे होंगे, हाँ। उसने पर्सनल लाइफ में आनंद सर ने कौन सी गाड़ी खरीदी है वो सब देखा होगा, हाँ। और वही आपका प्रोवोकेटिव फैन है। हाँ। तो आपको उसको तो खुश रखना है। आप उसको अगर पढ़ाई की बात बोलोगे तो बोलोगे "ए, यार पागल आदमी है"।
तो वहाँ दिक्कत आ जाता है सर। तो यही वाला प्रॉब्लम आ गया। और जो जेन्युइन बच्चा है, जैसे 2021 में मुझे लगा कि यूट्यूब पे ना अच्छा बच्चा नहीं पढ़ता। फिर अभी जैसे मैं अभी टेट टॉक गया था और बाकी जगह जब मैं कॉलेजेस जा रहा हूँ, वहाँ लोगों से मिलता हूँ, तो वहाँ समझ में आता, अरे सर मैंने आपसे पढ़ा था। और वो बच्चा कोई भी कमेंट नहीं कर रहा, वो बच्चा वीडियोस पे आपके लाइक नहीं कर रहा, वो अपना पढ़ रहा है, चुपचाप से निकल जा रहा है, जब रिजल्ट आ रहा है एक थैंक यू मैसेज आपको कर दे रहा है, दैट्स इट। और 10 लोग को बता रहा होगा। तो वो ऐसा नहीं है कि अरे हाँ आनंद सर आ गए, आनंद सर यहाँ बुला लिए तो आनंद सर से मिलने चले जाएंगे, उसकी अपनी जिंदगी है। तो वही वाला है। तो अब हमें अगर धंधा चलाना तो फैन भी चाहिए ना। तो यहाँ पे उस बच्चे को गोलमोल बात करो, एक दो शायरी सुना दो, थोड़ी आशिकी की बात कर दो, तो वो करना पड़ता है। तो वही है। आई थिंक मैं तो अलग पांडे सर के भी देखता हूँ ना कभी रील्स, तो उनकी भी शायरी बहुत बढ़िया होती है और उन बच्चों को पसंद भी बहुत ज़्यादा आती है। ट्रू ट्रू। तो हाँ, शायरी भी आपको मैं लिखता हूँ। तो सर फिर एक शायरी हो जाए। नहीं तो बच्चे लेवल की शायरी नहीं आती ना। अब चलाओ ना, एक हमारे लिए सुना दो, हमारी तो ऑडियंस के लिए कर दो एक। हाँ, तो मैंने तो वैसे कहीं लिखा था कि अब मुझे ना मोहब्बत ना रुसवाई चाहिए, एक बिस्तर चाहिए, तकिया चाहिए, रजाई चाहिए। अरे क्या अब एक पॉइंट ऑफ टाइम लाइफ में यही चाहिए होता है आपको। ठीक है बॉस, अब हमारा जो मेन पार्ट था वो एंड पे आता है। इसके बाद हम रैपिड फायर करेंगे आपके साथ, चटपटे सवाल लेकर आया हूँ। अब वो ज़रा चटपटे सवाल हो जाए। ठीक है सर, पहला क्वेश्चन, तैयार हो? सच बोलना है हाँ, अब सच ठीक बोलता है हूँ ना? सर, अभी तक समझ में आ गया होगा। सर टीचर या एंटरप्रेन्योर, आपकी चॉइस क्या है? हॉबी टीचर, पैशन एंटरप्रेन्योर। अभी इस मोमेंट में आप क्या हो? मोर एंटरप्रेन्योर लेस टीचर। फेवरेट मूवी, रंग ने बसंती है। फेवरेट वेकेशन स्पॉट? अब यूरोप में कहीं भी। यूरोप में कहीं भी? मतलब और ईस्टर्न यूरोप में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। गरीब देश मैंने ज़्यादा घूमे हैं और ज़्यादा बेटर लगता है मुझे वो, बिकॉज कल्चरल इनहेरिटेज वहाँ पे है। जैसे अभी मैं सर्बिया गया था तो ऑटोमन एम्पायर भी दिखता है आपको, ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर भी दिखता है। तो मुझे थोड़ा वो कल्चरल इनहेरिटेज जहाँ इंटवाइंड है वो जगह पसंद आती है। लाइफ का एंड गोल? रिटायर करना, अब तो 30 तक ही करना था लेकिन अब नहीं हो पा रहा। देख रहे हो, ये होती है बात, 30 पर रिटायर करने का गोल है। कब करोगे रिटायर? होपफुली ये वाला अगर ठीक से चल गया तो अगले साल। कितना पैसा अकाउंट में आ जाए कि रिटायर सोचोगे हाँ यार कमा सर लिया? पैसा वाइज तो आ गया है रिटायरमेंट कितना लाइक। पैसा आ जाएगा? आई थिंक ठीक है, 70-80 करोड़ में आदमी जी सकता है सुखी जीवन। आपकी तरह नहीं जी सकता बट गरीब आदमी मेरे ऐसा जी लेगा। आप हमसे बहुत ऊपर हो यार। अच्छा ओके, अगर आप एक मूवी एक्ट्रेस के साथ डेट पे जाना चाहो, कौन सी होगी? एलिशा कटबेट। अब पता नहीं, लोगों को पता नहीं, वो बुढ़ा हो ये गया हो कौन तो है? हैं? एलिशा कटबेट है, एक मूवी थी द गर्ल नेक्स्ट डोर। अच्छा, भाई मतलब गजब। सुंदर थी, हॉट थी, क्या गेम था? सब। तो या फेवरेट गाड़ी कौन सी है आपकी? आप जिस पे आए हो, मैं किस में आया हूँ? रॉल्स रॉयस। मतलब अगर शॉफर ड्रिवन है तो वैसे मुझे गाड़ी चलानी पसंद है, हाँ, तो वैसे पॉश है। Porsche। कब ले रहे हो फिर? बुक तो होगी, मकान कब तो आ रही मैंने है? मतलब ऑलमोस्ट बात फाइनल कर दी थी, हाँ। बट मेरा टर्न ऑफ हो गया यार कि 360 पार्किंग कैमरा नहीं है यार। हाँ। तो वो मुझे लगा 1 करोड़ 8 लाख मैं किस लिए दे रहा हूँ। डिडंट मेक सेंस टू मी। तो फिर आप Porsche की जगह कौन सी लिया आपने फिर? जीएलसी GLC लिया? Automatic, हाँ। बढ़िया लग रही है। पर ठीक है, प्रैक्टिकल मारुति है। पार्ट्स मिल जाते हैं, लोग यही समझा रहे थे ना मुझे कि पार्ट्स इजीली मिल जाते हैं, सर्विस अच्छी है, तो प्रैक्टिकल गाड़ी है। आप सोचो कि इसमें दोबारा पूछूंगा, ये लॉन्डो वाला सवाल है, ठीक है ना? दुनिया का सारा पैसा आपके पास, अब कौन सी गाड़ी लोगे? उरुस, उरुस। अगर पैसा है तो। SUV का शौक है आपको? हाँ हाँ, वो थोड़ा ऑफ रोड पहाड़ वैसा इसलिए। मतलब आई कैन नॉट सिट ऑन द बैक सीट ऑफ अ कार। अगर मैं आपकी वो गाड़ी लेता तो मुझे आगे ड्राइवर के बगल में बैठना पड़ता, तो मेरे लिए पॉइंट नहीं है। नौजिया होता मुझे तो, इफ आई एम नॉट ड्राइविंग। यार मैं तो पापा को लेके दी थी, अच्छा। वो लेके नहीं जाते, उन्हें लगता है कि बहुत बढ़िया, मैं उन्हें वो मेरी ले जाते हैं। उनको कह रहा हूँ कि आप लेके जाओ ना इसको। ना वो मेरे को सूट करती है, मैं को वो आपके स्टेचर के लिए हाँ है। एग्जैक्टली, उनके लिए बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। वो मैं कहा आपके स्टेचर के लिए, वो मेरी ले जाते हैं, ठीक है? तो बट मैं कहा ठीक है चलो कोई नहीं, पापा दे रहे। सही बात है। मुझे लगता है कि सर लॉन्डो का ना गाड़ियों का शौक कभी खत्म नहीं होता। कभी नहीं, कभी कभी नहीं। मतलब घड़ी गाड़ी, हाँ, घड़ी गाड़ी। गाड़ी गाड़ी का भाई।
मैं मजाक नहीं कर रहा, आज भी जैसे कहीं से पैसा आता ना, पहली चीज मैं खोलता हूँ अपना कार वाले, कौन सी नई गाड़ी आई है। सेम मेरा भी बीबीटी। हाँ हाँ अगर आप मोस्ट वॉच टाइम लोगों का देखोगे तो मेरा बीबीटी सेकंड थर्ड पे होगा व्हाट्सएप सेम पे। सेम। कौन सी गाड़ी है तो वो है ही। और घड़ी का भी सेम वैसे ही गाड़ी है। का भी सेम है कि रेट तो बता दो, हाँ। नहीं भी लेनी रेट तो बता हाँ, दो, बता exactly। दो। और नहीं तो टी शर्ट और बॉक्सेस में आप चले जाओगे, हाँ। लेकिन गाड़ी अच्छी होनी चाहिए। मेरी बीवी को इतनी दिक्कत है कि मैं मतलब कि लग्जरी ब्रांड क्यों नहीं पहनता। मैं कहा मुझे नहीं है, मार्क एंड स्पेंसर हाँ, बेस्ट ब्रांड है। वही मैंने कहा बट गाड़ी चाहिए। गाड़ी चाहिए और ये same। अच्छी निकले ना, मजा सा है। वही। घड़ी का कौन सा शौक है आपको? सर घड़ी उतना मैंने एक्सप्लोर, हाथ देख लो मेरी कितनी पतली है, हाँ। तो अभी थोड़ा बहुत मतलब हाँ। एक रोलेक्स बोला है, अब ले लेते हैं इस साल। हाँ हाँ, और क्या That होनी is- चाहिए, हाँ, आप वही। पे सूट भी करती है। नहीं सूट तो नहीं करेगी सर, हाथ बहुत पतले हैं ना, तो वो थोड़ा अजीब है। राइडर मेरे थोड़ा ठीक आ जाता है, साइज में आ जाता है, तो काम चल जाता है फॉर द डे। बड़ा होती है कि अच्छी क्लासिक पीस होना चाहिए, मजा आता है। ट्रू 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 होता है। तो सर आपने आपका एक हिडन टैलेंट बताइए सर आप हमें। शायरी मुझे पता है, कुछ और बताइए। मैं फ्लूट बजाता हूँ। अरे सर, हो गया अब टाइम, बट हाँ बजाता हूँ फ्लूट। अच्छे भी आते हो? ओके ओके, मतलब लोग को बेवकूफ करने लायक कि मुझे आता है, उतनी बजा लेता हूँ। आप मुझे बताओ, अगर आपका कोई सुपर पावर होती तो क्या होती? इनविजिबल हो जाऊँ तो फिर सोऊंगा। कुछ छेड़ेगा नहीं। ठीक है सर, इसी के साथ हमारा आज का पॉडकास्ट एंड होता है। Thank you। बहुत बढ़िया बातें रही, बहुत मजा आया। बढ़िया बकचोदी करी हमने। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू यूज दैट वर्ड नाउ बस। बिकॉज दैट वाज व्हाट इट वाज टुडे। True, true। आई लव्ड एवरी सेकंड ऑफ दैट, थैंक यू सो मच। बस यूजी के नीचे जो कमेंट्स आएंगे वो झेल लेना आप। बाकी तो ठीक है। आई थिंक आपने बहुत बढ़िया बातें कही हैं, जिनको समझ में आएंगी उनका बहुत फायदा होगा। बाकी तो आई थिंक ट्रोल्स तो हमेशा ही रहते हैं, बट ठीक है, बट मतलब अब तो मुझे मजा आने लगा। इनोवेटिव कंटेंट्स होते हैं ना, हाँ। गालियां भी ये इनोवेटिव में देते हैं, तो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ गेटिंग ऑफेंडेड तुम्हें मजा आने लगता है। नाइस, दिस वन वाज बेटर। तो यार बढ़िया। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग आवर पॉडकास्ट। आपके जो भी कमेंट्स हैं, जो भी फीडबैक है, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। किसको चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट गेस्ट की तरह लाऊं, प्लीज़ उनका नाम लिखिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गेट him or her on the hot seat. And with this, we do come to an end. Best of luck. Thank you. God bless you.